वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। दो वैसे थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, लेकिन पहला जो हमारा सेशन था उसमें सिर्फ आपको 15 मिनट की एक इंट्रोडक्शन दी गई थी। उसके बाद वाले बेटा जो आपके सेशंस थे, कल का यानी जो सेशन था, उस सेशन के अंदर हमने कहां तक कवर कर लिए थे? 13 पैराग्राफ हमने कवर कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ बेटा 13 की 13 पैराग्राफ सबने पढ़ लिए होंगे। उसमें कोई डाउट किसी बच्चे को है बेटा पूछ लीजिए। किसी बच्चे को किसी पैराग्राफ के अंदर कोई डाउट? सर एक बार प्लीज पैरा नंबर 9 एक्सप्लेन कर दे। पैरा नंबर 9 एक बार एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बच्चे कर देते हैं। देखो बेटा वो क्या कहता है, कह रहे हैं इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर बोरोइंग एंड अ क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे हैं आपने जो बोरोइंग करी है और उस बोरोइंग से जो आप क्वालिफाइंग एसेट ले रहे हो ना, कई बार ऐसा होता है कि उसके बीच आप ना डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। मतलब हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे कि ये जो बोरोइंग ली है आपने इसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ली है। ठीक है। एंड टू डिटर्मिन द बोरोइंग दैट कुड अदरवाइज हैव बीन अवॉइडेड, और डिटर्मिन करना कि बोरोइंग को हम अवॉइड कर सकते थे। ठीक है। अब कह रहे हैं ये डिफिकल्टी कहां पर आती है? जहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक एंटरप्राइजेस क्या होती है, सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड होती है। सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? सपोज करो बेटा, मान लेते हैं कि एक इंडस्ट्री है, कोई कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक है। किसका नाम लें? चलो मुस्कान का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा मुस्कान इंडस्ट्रीज है। अब मुस्कान इंडस्ट्रीज जो है उसका जो हेड ऑफिस है, सेम मान लो कहां पर है, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। लेकिन उसकी पूरे इंडिया में कितनी ब्रांचेज हैं इसकी? 15 जगह पे ब्रांचेज है। अलग अलग सिटीज के अंदर, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर इनकी 15 ब्रांचेज हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हर एक ब्रांच की अपनी रिक्वायरमेंट है। हर एक ब्रांच की अपनी रिक्वायरमेंट है। सपोज करो चंडीगढ़ ब्रांच को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। अब चंडीगढ़ ब्रांच को फंड चाहिए किसी एसेट के लिए। ठीक है, ये किसी चीज के लिए फंड्स चाहिए, लोन चाहिए। अब वो लोन जो है वो चंडीगढ़ ब्रांच नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड है। कौन ले रहा होगा लोन? दिल्ली ब्रांच, दिल्ली हेड ऑफिस ले रहा होगा और आगे बाइफरकेट कर रहा होगा। तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के साथ आप कर पाओ, है ना। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं बहुत सारी ब्रांचेस को कहीं ना कहीं पैसे चाहिए। तो दिल्ली ब्रांच ने क्या करा? लोन रेज करा और जिस चीज को जितना पैसा चाहिए था बांट दिया, फंड रेज करे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सोच के बताओ, क्या आप एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। आप एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है यहां पर एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। दूसरा वो कहते हैं जहां पर एक रेंज ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करे गए हैं बोरो करने के लिए फंड्स एट वेरिंग रेट। मुझे कितना पैसा चाहिए था? मुझे ना मान लो 2 करोड़ रुपए चाहिए थे। अब मैंने क्या करा, मैंने 50 लाख रुपए तो बैंक से रेस कर लिए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए के मैंने डिबेंचर इशू कर दिए और 50 लाख रुपए के हमने बॉन्ड इशू कर दिए। अलग अलग इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसके ऊपर है 12%, इसके ऊपर 8%। क्या हुआ यहां पर? अब यहां पर जो है आपने वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करा। कह रहे हैं एंड सच बोरोइंग्स आर नॉट रेडिली आइडेंटिफाइबल विद अ स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट। और ये जो बोरोइंग्स हैं कह रहे हैं ऐसी है कि आप इसको रेडिली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हाँ यार ये इसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो ऐसे केस के अंदर डिटरमिन करना कि कितना बोरोइंग कॉस्ट है जो एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको कुछ एक जजमेंट लगानी ही पड़ेगी। वो ये बोल रहा है बेटा, ये पैराग्राफ समझ आया बेटा? यस सर। चलो जी, अब आ जाओ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर। ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन? यानी कैपिटलाइज करना बेटा कब शुरू करेंगे? कैपिटलाइजेशन करना कब स्टार्ट करेंगे? कह रहे कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड कमेंस व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कह रहे जब ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है? सेटिस्फाइड है। बेटा 3 कंडीशंस हैं जो उन्होंने दे दी। कह रहे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, कह रहे तब जाकर तुम क्वालिफाई कैपिटलाइजेशन जो है स्टार्ट करना। कौन कौन सी 3 कंडीशन दी है? पहला वो बोलता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकर हो चुका हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। पहला क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया बेटा? एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर हो गया है। दूसरा वो क्या बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो गई है। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो गई है। और तीसरा बोलता है कि जो भी एक्टिविटीज हैं जो कि जरूरी है उस एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल,
वो प्रोग्रेस में। तो 3 पॉइंट्स बेटा बोले गए हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट बोले गए? पहला, एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका है, दूसरा बोरोइंग कॉस्ट इंकर हो गई है, और तीसरा जो भी एक्टिविटीज जरूरी हैं एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, वो क्या है? इन प्रोग्रेस है। अब एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करके चलें, अब यहां पर क्या बोला, कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड्स ओनली सच एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, उसके अंदर सिर्फ वो खर्चा आएगा दैट हैज रिजल्टेड इन पेमेंट्स ऑफ कैश। कह रहे हैं या तो जहां पर कैश जा रहा है, या फिर जहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं आपके अदर एसेट्स, या फिर एजम्पशन है ऑफ द इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज, या फिर क्या है, कोई इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्ट वहां पर देना पड़ेगा। नाउ एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड ग्रांट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द एसेट। हमने बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कवर करा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं कवर करा हुआ बेटा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कवर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा जब हम कोई भी फिक्स एसेट लेते हैं, ठीक है, अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड अगर मुझे कोई ग्रांट मिली है, तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि फिक्स एसेट की कॉस्ट में से हम गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर दें, कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। दूसरा क्या होता है, उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चले। तो वो ये कह रहा है कि जहां पर आपको एक्सपेंडिचर जो है उसको हम रिड्यूस कर देंगे अगर कोई पेमेंट मिल रही है या फिर कोई हमें ग्रांट मिली है इन कनेक्शन विद द एसेट। AS12 वहां पर हम लगा के चलेंगे। कह रहे द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूड्स बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड इज नॉर्मली अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टू विच द कैपिटलाइजेशन इज अप्लाइड इन दैट पीरियड। कह रहे हैं जो एवरेज कैरिंग अमाउंट रहती है एक एसेट की ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट, जो पहले हमने कैपिटलाइज करी है, वो एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन माना जाएगा कि ये हमारा खर्चा हुआ है जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट आपको लगाकर चलना है, कि ये हमारा खर्चा हुआ है जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट हमने लगा के चलना है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के ऊपर ना बेटा आपके ना स्टडी मटेरियल में एक भी सवाल नहीं है, लेकिन ना CMA के मटेरियल के अंदर एक क्वेश्चन है। CMA के मटेरियल, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे जिस टाइम पे रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तब हम वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यस, इसके ऊपर पॉइंट है, गवर्नमेंट ग्रांट जहां माइनस कर रही है इसके ऊपर तो आपके स्टडी मटेरियल में भी सवाल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा में मैं करवाऊंगा। ठीक है, मुझे तो क्या ये पैराग्राफ समझ में आया। डेफिनेटली 15 पैराग्राफ इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, 14 इज इंपॉर्टेंट। 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या 3 कंडीशन है बेटा? वो कहता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है किसके ऊपर, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो इनकर हो गया। दूसरा कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो गई, और तीसरा बोलता है कि एक्टिविटीज जो की जरूरी है, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए एसेट को फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल जो है वो। सर 15th पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस दोबारा बताना। बट 15 पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन के अंदर वो ये बोलता है कि जो एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग द बोरोइंग कॉस्ट जो प्रीवियसली हमने कैपिटलाइज करी है, वो रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है ऑफ द एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करोगे। यानी हम कह रहे हैं कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, जो भी आपकी बुक्स के अंदर वैल्यू आ रही है वो, प्लस इसके ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट तुम ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हो, बोरोइंग कॉस्ट जो ऑलरेडी कैपिटलाइजेशन कर चुके हो, इसके ऊपर हम कह रहे हैं क्या लगा के चलेंगे, कैपिटलाइजेशन रेट लगा के चलेंगे। जो ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सीखा है हमने, ऊपर एक जगह बात करी है ना कि कैपिटलाइजेशन का रेट निकालेंगे जनरल बोरोइंग के केस में। तो जो कैपिटलाइजेशन का रेट है वो कह रहे हैं आप इस वाली अमाउंट के ऊपर लगा दोगे, इन दोनों के टोटल के ऊपर। इसके ऊपर आपके मटेरियल में मैं कह रहा हूँ एक भी सवाल नहीं है, CMA के मटेरियल में है, हम वहां से उसको उठाएंगे बेटा। ठीक है, ओके सर, ओके। चलो बढ़े आगे। अगला कहता है द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल एनकंपास मोर देन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। कह रहे हैं अब जो ये एक्टिविटीज है ना जो कि जरूरी है, जो एक्टिविटीज जरूर नेसेसरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए ताकि हम उसको यूज कर सकें जैसा हम चाहते हैं, इंटेंडेड यूज या सेल कर सकें, कह रहे हैं उसके अंदर फिजिकल कंस्ट्रक्शन से ज्यादा है, उसके अंदर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आ जाएगा जो जरूरी है कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मुझे बताओ, जब आप चलो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा, फिर समझाता हूं इसको डिटेल में। कह रहे हैं दिस इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन सच एज द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग permits prior to commencement of the physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset condition is taking place.
फॉर एग्जाम्पल borrowing cost incurred while the land is under development are capitalized during the period in which activities related to development are undertaken. However, borrowing cost incurred while land acquired for building purpose is held without any associated development activity do not qualify for capitalization. चलो समझे सर, पता है वो क्या कह रहा है बेटा? यहां पर मैं सीधा सीधा बोलूंगा, वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है तभी हम मान के चलेंगे कोई एक्टिविटी चल रही है। अगर कोई टेक्निकल या कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है जो कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन से पहले जरूरी है, तो हम कहेंगे वो भी क्या है, जरूरी एक्टिविटी है। किस चीज के लिए? उस एसेट को इंटेंडेड यूज में लाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा मुझे क्या करना है, एक घर बना। बेटा मेरे को ना एक जगह अच्छी लगी है, मैं वहां घर बना लूं। पूछोगे नहीं कौन सी जगह अच्छी लगी? बेटा ये जो सड़क जा रही है ना इधर, मेरे को पता नहीं सड़क बड़ी अच्छी लगी, सड़क के ऊपर कहीं पर भी घर बना लो? नहीं बना सकता ना। ये थोड़ा ना, मेरे को एक पार्क अच्छा लगा, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा पार्क लग रहा है यार, मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी जगह है, चलो यहाँ घर बना लेते। कहीं भी जाके घर थोड़ा ना बना लेंगे बेटा। आपको अलॉटेड एरियाज है ना, वहीं घर बना सकते हो। जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है कुछ एक परमिशन चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अगर मान लो, और रियल लाइफ एग्जाम्पल, बेटा हमारी ना शॉप है, मेरे फादर का ना, मतलब हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है तो पंचकूला में, तो उसके अंदर हमने ना बेसमेंट बनाई हुई थी। हमने फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर बनाया था, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था। हमने कहा हमने फर्स्ट फ्लोर बनाना है, ये बेसमेंट है बेटा, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। ये अब तुम्हें पता नहीं क्या लग रहा होगा बेटा, कुर्सी नहीं है, ये बेड नहीं है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। चलो दोबारा समझा देते, यहाँ ना बेसमेंट है, ये बना हुआ, हमने ना ये वाला एरिया बनाना। गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है? हुड्डा वाले कहते हैं, पहले कहते हैं 4.5 लाख रुपए की फीस भरो। कह रहे हम तुम्हें परमिशन देंगे, उसके बाद ये तुम बना पाओगे। तो जब तक हमने फीस नहीं भरी और हुड्डा से परमिशन नहीं आई ना कि हाँ जी अब आप फर्स्ट फ्लोर बना सकते हो, तब तक बेटा हम ये बना नहीं पाए। क्या कोई फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी? लेकिन क्या कुछ ऐसा चल रहा था विच वॉज इंपॉर्टेंट, विच वॉज नेसेसरी? यस सर। तो अगर मान लो हमने इस चीज के लिए लोन लिया हुआ था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने परमिशन ली है और ये पैसे भरे हैं, बेशक कोई फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं चल रही थी, फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही थी, लेकिन ये जरूरी था, तो क्या इस टाइम का भी जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होना चाहिए? क्या कमेंसमेंट कर सकता हूँ मैं कैपिटलाइजेशन के? आंसर है यस, कर सकता हूँ। चलो एक और एग्जांपल है, मेरे को ना एक बिल्डिंग बनानी, ये हो गया चलो फर्स्ट फ्लोर का एग्जांपल दिया कि परमिशन चाहिए तभी बना पाओगे। बेटा मुझे ना एक बिल्डिंग बनानी, एक घर बनाना। अब घर जो बनाना है मैं जैसे मर्जी बना सकता हूँ क्या? क्या अगर घर बनाना है जैसा मर्जी बना सकता हूँ? बेटा अब आप लोग अगर चंडीगढ़ में रह रहे हो ना, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, सारे घर ना एक जैसे बने हुए हैं। सबका ना बस बाहर से कलर अलग होगा, अदरवाइज मोर और लेस सब घर का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही है। मतलब अगर मैं बात करके चलूं तो तुमने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर वॉल होगी, यहाँ बीच में गेट सा होगा, फिर इधर वॉल होगी, मतलब सेंटर में गेट होता है, कुछ बिल्डिंग यहाँ होती है, स्टेयर्स यहाँ से निकल रही होती है, फिर एक बिल्डिंग यहाँ होती है। तो इस टाइप के घर हैं जो बन रखे हैं चंडीगढ़ के, ठीक है, और इस टाइप के ही घर अलाउड है। मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, स्पेशल घर बनाना है। मतलब अगर मुझे क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मुझे है, मैंने किसी आर्किटेक्ट की सर्विस ली, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस ली है, मेरे माइंड में है यार नहीं यार मेरे को तो अपना घर ऐसा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए इस टाइप, मेरे को अपना घर अलग तरीके का चाहिए। क्या बना सकता हूँ? आंसर है यस, बना सकता हूँ। लेकिन क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ना ब्लूप्रिंट तैयार करवाना पड़ेगा, मुझे एक नक्शा बनवाना पड़ेगा, वो नक्शा मुझे पास करवाना पड़ेगा। जब वो नक्शा पास होगा, परमिशन मिल जाएंगी, उस परमिशन के बाद बेटा मैं जैसा घर बनाना चाहूंगा बना सकता हूँ, और उस परमिशन के लिए कुछ फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम यही चीज कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट फिजिकल कंस्ट्रक्शन हैज टू बी देयर। जरूरी नहीं है कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन होगी हाँ जी तो तभी हाँ जी क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, नहीं।
अगर कुछ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी चल रहा है जो जरूरी है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जो सच एक्टिविटीज एक्सक्लूड द होल्डिंग ऑफ एन एसेट व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंजेस द कंडीशन ऑफ एसेट इज टेकिंग प्लेस। ऐसी एक्टिविटीज नहीं आएंगी कि जो आपने बस होल्ड करके रखा हुआ, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एसेट की कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम इंक्लूड करके नहीं चलेंगे, वो एक्टिविटीज नहीं आएंगी इसके अंदर। ठीक है। वो एक्टिविटीज मतलब नेसेसरी नहीं बोलेंगे कि कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। मैंने क्या करा, एक जमीन ली है। अब बेटा जमीन जो है ना, अब वो अलग अलग तरह की जमीनें होती हैं। आपने देखा है मतलब खड्डे से बने हुए हैं, है ना, उबड़ खाबड़ है, कहीं घास उगी पड़ी है, कुछ है, कहीं बीच में पेड़ लगा हुआ है। तो जो भी खाली प्लॉट्स होते हैं तुम देखोगे ना, वो बड़े अजीब से होते हैं, कोई प्लेन नहीं मिलते। अगर मान लो मुझे उस प्लॉट के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, पहले तो मुझे उस लैंड को ही ठीक करना पड़ेगा। पहले तो मुझे उस लैंड को ही ठीक करना पड़ेगा। अब उस लैंड को मुझे ठीक करना पड़ेगा, अगर मैं उस लैंड को ठीक करवा रहा हूँ, डेवलपमेंट का कुछ काम चल रहा है, उस टाइम पे हम कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन होगी। लेकिन अगर मान लो मैंने बस एक जमीन लेके रखी हुई है, इसके ऊपर मैंने जमीन इस पर्पज से ली है कि इसके ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करवाई है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हो रही, ना ही बिल्डिंग के लिए कुछ इसके ऊपर काम शुरू हुआ है, बस लैंड को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, कहना उसको हम क्वालिफाई नहीं करेंगे कैपिटलाइजेशन के लिए। बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय लैंड एक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस हेल्ड विदाउट एनी एसोसिएटेड डेवलपमेंट एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी उसके ऊपर नहीं हो रही। समझ आया बेटा? मुझे तो हो गया पैरा नंबर कमेंसमेंट वाला क्लियर, 14 15 16। Yes, sir. सर। हाँ जी। किसको किसको क्वालिफाई, मतलब क्यों आएगा क्वालिफाइंग एसिड, कैसे बोल दूं? वो उसको यूज कर सकता हूँ। ऊपर हम एक चीज पढ़ के आए हैं, अगर वो रेडी टू यूज है तो क्या है, वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। ठीक है। समझ आ गया बेटा यहां तक सभी को? एक काम करो, फटाफट से यहां तक पढ़ो, एक बार 14 15 16 पैराग्राफ एक बार दोबारा से पढ़ो, उसके बाद 17 हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये स्टैंडर्ड जो है, जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने तुम लोगों को, क्या रिलेट कर पाए प्रैक्टिकली? बेटा यही फर्क है, ये फर्क है खुद पढ़ने में। खुद से क्या ये चीज आई थी माइंड में? किसके माइंड में आया था कि हाँ यार ये चीज हो सकती है? सच बताना, किसी बच्चे के माइंड में आया? चलो सस्पेंशन में तुम लोग को रहा होगा, देखें जरा सस्पेंशन में तुम लोग मुझे क्या एग्जांपल देते हो, मैंने देखना। मैं क्लास में एग्जांपल इस टाइप ऑफ दे दूंगा कि तुम लोगों को ना याद रहे यार ये चीज थी इसके अंदर। जल्दी रीड करो, फिर 73 रीड करो। बढ़िया।
चलो बेटा अब तक रीड कर लिया होगा। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कौन बता रहा है मुझे, पैरा नंबर 17 और 18 कौन बता रहा है? कंस्ट्रक्शन हाफ ही करा आगे सस्पेंड कर देंगे। ओके, चलो और कोई आंसर? जसदेव आप क्या कहते सर हो बेटा, जैसे क्या लगता है? पैरा नंबर 17 में ये बोला है कि जब भी अ, मतलब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड कर देंगे जब भी कोई डेवलपमेंट में इंटरप्शन होगी, लाइक वो बंद हो गई है बीच में मे बी, तो हम एग्जाम्पल दे उसको सकते हो मुझे? जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो बीच में बंद हो गई ड्यू टू एनी रीजन, या गवर्नमेंट ने मना कर दिया, या कुछ फंड्स की कमी होगी तो बीच में रुक गई है, तो वो इंटरप्शन हो गया, तो हम उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा मनदीप आप कुछ कह रहे थे? सर वहाँ पे जैसे ये जिस देव ने दिया जैसे एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग बना रहे थे हम, कोई भी इंटरप्शन आ गई, बट हम्म। वो नेसेसरी नहीं है बिल्डिंग को मतलब बनाने डेवलपमेंट करने के लिए, नॉट नेसेसरी, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगी, बट जो नेसेसरी होगी डेवलपमेंट को कोई भी रोकने के लिए तो हम एग्जाम्पल दे बोरिंग सकते हो उसका, कैपिटलाइज करेंगे। नेसेसरी वाले का एग्जाम्पल दे सकते हो? नेसेसरी वाला सर जैसे कोई भी ऐसे ऑर्डर आ गया या कोई भी लॉ या ऑर्डर आ गया, रेगुलेशन की जैसे ओके। चलो और कोई बेटा? ऐसे। मैं तुम लोगों को एक चीज बोलूं, अपनी सोच को ना थोड़ा सा वाइडर करो। तुम्हें मैं ना ये एक्चुअली बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी जिंदगी में, सीए कोर्स में नहीं, जिंदगी के लिए बोल रहा हूँ। सोच को थोड़ा सा ना वाइडर सोचो, ठीक है? और अपने आसपास ना चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तुम लोग रियलाइज करोगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम लोगों को नहीं पता। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, मैंने तुम्हें कहा सस्पेंशन वाला पढ़ो, 17 18 तुम दोनों पढ़ते ना, तुम अच्छा खासा एग्जांपल दे सकते थे। लेकिन हमने क्या करा, कोई ढंग का एग्जांपल मेरे सामने नहीं आया, है ना? चलो अब मैं एग्जांपल सुनो। Capitalization of the borrowing cost should be suspended during the extended period in which the active development is interrupted. कह रहे जिस टाइम पे एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड है उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइजेशन को रोक देना चाहिए, यानी सस्पेंड कर देना चाहिए। कह रहे बोरोइंग कॉस्ट में बी इनकर ड्यूरिंग एन एक्सटेंडेड पीरियड इन विच द एक्टिविटी इज नेसेसरी टू प्रिपेयर एन एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इंटरप्टेड। कह रहे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो सकती है उस पीरियड में भी जिस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज है जो जरूरी थी, ठीक है, एसेट को इंटेंडेड सेल करने के लिए या यूज करने के लिए, वो इंटरप्टेड हुई है। कह रहे सच कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द पार्शली कंप्लीटेड एसेट्स एंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर कैपिटलाइजेशन। कह रहे जो ये कॉस्ट होगी ना, हम कहेंगे ये कॉस्ट क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द पार्शली कंप्लीटेड एसेट, कि तुम्हारा एसेट पार्शली कंप्लीटेड है, उसको होल्ड करने की कॉस्ट है, और ये कैपिटलाइजेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, ये स्टैंडर्ड में बोल दिया गया। However, capitalization of borrowing cost is not normally suspended during a period when the substantial technical and administration work is being carried out. कह रहे हैं जब सब्सटेंशियल टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैरिड आउट हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करेंगे। Capitalization of borrowing cost is also not suspended when a temporary delay is necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or sale. कह रहे कैपिटलाइजेशन कह रहे तब भी सस्पेंड नहीं करनी जहां पर टेम्परेरी डिले है, और वो जरूरी है किस चीज के लिए, ताकि एसेट जो है वो रेडी हो जाए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल। एग्जाम्पल, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड नीडेड फॉर इन्वेंटरी फॉर टू मेच्योर or for the extended period during which high water level delay construction of a bridge if such high water level are common during construction period in the geographical region involved। चलो सर समझे बेटे, वो ये कहता है कि कैपिटलाइजेशन जो है बोरिंग कॉस्ट की आपको सस्पेंड कर देनी चाहिए जहां पर एक्टिव उस पीरियड में जिस टाइम पे कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं चल रही। एक्टिव डेवलपमेंट क्या है, इंटरप्टेड है। लेकिन वो ये कहता है, कह रहा है कि ये जो कॉस्ट है ना उस टाइम पीरियड की, कह रहा है वो बेसिकली कॉस्ट है पार्शली कंप्लीटेड एसेट को होल्ड करने की, तो इसको ना कैपिटलाइज मत करना। कह रहे लेकिन कैपिटलाइजेशन को कहां सस्पेंड नहीं करोगे,
जहां पर कुछ सब्सटेंशियल टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कोई फिजिकल एक्टिविटी बेशक नहीं चल रही, कोई एक्टिव डेवलपमेंट आपको वैसे नजर नहीं आ रही, लेकिन बैक एंड पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, या बैक एंड पे कोई टेक्निकल वर्क कैरिड ऑन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट की हमने सर्विस ली है, इंटीरियर डिजाइनर की हमने सर्विस ली है, मतलब उसको हमने इस वे में डिजाइन करना है बिल्डिंग को। सपोज करो एक हॉस्पिटल बनाया जाए। अब हॉस्पिटल की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि लोगों के लिए पार्किंग भी कन्वीनियंट हो, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए भी सफिशिएंट स्पेस रहे। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद चल ना पा रहे हो, व्हील चेयर चाहिए, लिफ्ट चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी डिजाइनिंग के ऊपर कुछ मान लो काम सा चल रहा है, ठीक है, बिल्डिंग चल रही है साथ साथ, इस टाइम पे काम रुका पड़ा है और वहां पर हम कुछ इस टाइप का प्लान आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब चीजें क्या जब कैरिड आउट हो रही है, कोई एक्टिव डेवलपमेंट तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या यहाँ पे सस्पेंड करें, तो आंसर है नो। समझ आया। दूसरा कहता है कि जहां पर आपका सस्पेंड वहां पर भी नहीं करोगे जहां पर टेम्परेरी डिले है, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग द एसेट रेडी फॉर इट्स स्टैंडर्ड यूजर सेल। बेटा कभी तुमने किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा है? बेटा ये जो बिल्डिंग जिसके ऊपर हम हैं, या जो बिल्डिंग बेटा जिसके अंदर आप रह रहे हैं, या आपकी स्कूल की बिल्डिंग, बेटा वहां पर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तो क्या होता है? क्या कभी तुमने पिलर्स देखे हैं? मेरी ड्राइंग बेटा उतनी अच्छी नहीं है, बट ये समझ में आ जाएगा। कभी पिलर्स देखे हैं? तुमने देखा है ना कि पिलर्स के ऊपर टिक रखी होती है बिल्डिंग्स, पिलर से बने होते हैं, है ना। ये फ्लोर कैसे बन जाता है? लेंटर डलता है। बेटा लेंटर डलने के लिए क्या एक चीज जरूरी होती है? पानी देना पड़ता है उसको। उस टाइम पे कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं चल रहा होता, सिर्फ पानी दे रहे होते हैं, कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, हम सिर्फ पानी दे रहे होते हैं। पता क्या होता है? ये जो पिलर है पता कैसे बनते हैं? तुम्हें क्या लग रहा है पूरा का पूरा कंक्रीट होता है? नहीं, पता क्या, ये सरिया होता है बेटा इसके अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, सरिये की ना रोड्स होती है बेटा, सरिये की रोड्स जो होती हैं, अरे अभी ये ना मेरी ड्राइंग बेटा खतरनाक है, ठीक है, तो बस समझ आना तुम लोग। ये ना सरिये की क्या है बेटा, रोड्स होती है, सरिया समझते हो ना सारे, सरिये की क्या होती है, ये ना रोड्स ही होती है। पहले ना रोड्स लगाते हैं, फिर रोड्स के आसपास क्या करते हैं, इस टाइप से ना बेटा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर वो बने होते हैं, स्टील के कुछ बन रखे होते हैं, ढांचे से बने होते हैं, ढांचे से ना यहाँ पर ना कवर कर देते हैं, पूरा चारों तरफ से इसको ना कवर कर दिया जाता है, चारों तरफ से ये ढांचे से लगा दिए जाते हैं। ढांचे को लगाने के बाद क्या करते हैं बेटा, सर आप पहले बिल्डिंग बनाते थे मजदूर से? नहीं बेटा, सीखना पड़ता है बेटा सर, ठीक है। सीमेंट जो है बेटा इसके अंदर बेटा फिल करा जाता है, इसको पूरा इसके अंदर सीमेंट या जो भी मटेरियल रहता है बेटा उससे ना फिल कर देते हैं। तो होता क्या है, ये कंक्रीट के बीच बेटा यहाँ सरियों के बीच ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है बेटा वो फिल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको ना पानी देते रहते हैं। उस टाइम भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा होता, पानी देते रहते हैं, इसको सूखने देते हैं। 10 या 15 दिन बाद, या डिपेंड करता है, कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, एक हथौड़ी सी लेकर आते हैं और इसको ना तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला है ना, इस वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। जब ये रेड वाला पार्ट अलग होता है ना, तो कुछ इस टाइप से बेटा क्या होते हैं, पिलर्स टाइप से अपने आप बने हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या है, अब जिस टाइम पे बेटा तुमने सीमेंट डाल के काम रोक दिया, 15 दिन 20 दिन या जो भी चीजें हैं, ठीक है, जब ये चीज करी तो ये जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा एसेट रेडी नहीं होगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री के केस में, इन्वेंट्री को स्टोर करके रखा हुआ है, अब इन्वेंट्री जो है मेच्योर होगी, उतना टाइम लगेगा इन्वेंट्री को स्टोर होने में, है ना। अदरवाइज क्या होगा, इन्वेंट्री बनी नहीं पाएगी, उसको बेच ही नहीं पाऊंगा। बोलो ये वाला एग्जांपल समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। चलो बेटा मैं ना गुजरात में रहता हूँ, गुजरात से आता हूँ बेटा डेली। बेटा गुजरात उड़ीसा किस टाइप के एरियाज है? कोस्टल एरियाज है, आसपास है ना कोस्टल एरियाज। अब मुझे बताओ, हम ना एक ब्रिज बना रहे हैं,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दो सिटीज के बीच बेटा, ये दो सिटीज हैं, दो सिटीज के बीच बेटा ये ब्रिज सा बना रहे हैं हम। अरे अच्छा बन गया ब्रिज वैसे, है ना? ब्रिज बेटा बना रहे हैं। अब ये जो ब्रिज है हम बना रहे हैं, अब हुआ क्या, इसके नीचे बेटा क्या है, नदी है। ये नदी है बेटा, रिवर। अब मेरे को बताओ, जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है, मानसून आता है, क्या उस टाइम पे ऐसा होता है कि नदी का लेवल बढ़ जाता है? अब तो रिसेंटली तो यही हो गया था, पंचकूला और छोड़ो, घग्गर का ही पानी बेटा कितना भर गया था, है ना? आपके आसपास जितनी नदियां थी, कितनी जगह पानी भर गया था, बद्दी वाला बेटा पुल टूट गया, है ना, कितना ज्यादा पानी आ गया था। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जियोग्राफिकल रीजन ऐसा है कि जहां पर हाई वाटर लेवल हो जाते हैं, मतलब उस टाइम पे क्या है, जिस टाइम पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उस टाइम पे हाई वाटर लेवल चल आ जाता है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का लेवल आता है, बहाव आता है ऊपर, ले ब्रिज नीचे। तो मेरे को तो क्या इस टाइम में ब्रिज की कंस्ट्रक्शन चल सकती है? उतने दिन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन बीच में रोकनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा ना होगा कि पानी आ रहा है, आने को बारिश पड़ रही है ऊपर से, है, मतलब कह रहे हैं ना, मतलब तगड़ी बारिश चल रही है बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, और हम कह रहे हैं नहीं जी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ पर बंदे लगे हुए हैं बेटा काम करने में। बेटा वो भी पानी में ही जा रहे होंगे बेटा, बहते नजर आ रहे हो, तो ये बेटा काम रोकना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश है, होगा क्या, रिवर का लेवल जो है वो ऊपर आएगा, सी का लेवल जो है वो ऊपर आएगा, वाटर लेवल। अब वाटर लेवल बेटा जैसे ही ऊपर आएगा, वो क्या करना है, टच टच कर रहा होगा ब्रिज को, या हो सकता है ब्रिज के पार भी कर जाए। इतना ज्यादा वाटर लेवल हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिज को टच कर रहा होगा, है ना? क्योंकि ब्रिज जब बन रहा होगा इस टाइप से बन रहा होगा। अब उस वाटर लेवल में बेटा आप काम कर ही नहीं सकते, आपको काम रोकना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक टेम्परेरी सस्पेंशन आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? जियोग्राफिक रीजन ऐसा है कि कॉमन है कि हाँ जी यार इस टाइम पे हाई वाटर लेवल हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर ना, अगर तुम्हारा काम रोकना पड़ता है टेम्परेरी, तुम्हें एक्टिव डेवलपमेंट रोकनी पड़ती है, तो ये नहीं कि तुम सस्पेंड करो, नहीं, इस केस में सस्पेंशन नहीं करेंगे, यही बोल रहा है। कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और द एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच द हाई वाटर लेवल डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। हाई वाटर लेवल की वजह से ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, डिले हो। समझ आया बेटा? चले आगे, खत्म होने वाला है स्टैंडर्ड तुम्हारा बस। अच्छा अब ऐसा जैसे सर करो, वो वाइन वाइन हाँ जी वाइन बोलो वाली बोलो। एग्जांपल ले सकते हैं सर। कौन सी? हाँ बिल्कुल बेटा, वाइन का एग्जांपल यस बिल्कुल दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वाइन को मेच्योर होने में टाइम लगता है, यस यू कैन गिव दैट एग्जांपल। ठीक है, दे सकते हो। ओके सर। बिल्कुल, देखो इन्वेंट्री के केस में ना बस एक चीज आ जाती है। ये क्या पॉइंट आता है इन्वेंट्री के केस में, दैट कि इट शुड फुलफिल द कंडीशंस टू बी कॉल्ड एज द क्वालिफाइंग एसेट। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, फिर तो आ जाएगा। क्योंकि जब हम वाइन की बात करते हैं तो वहां पर हमने स्टोरेज की बात करके चली थी। हमने कहा था कि अगर स्टोरेज नेसेसरी है फॉर इट्स मतलब कंप्लीशन, है ना, अगर वो स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तब तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट के अंदर वो इंक्लूड होगी। हमने ऐसा पढ़ा हुआ, ठीक है बेटा? अब यहां पर सर हम स्टोरेज की बात नहीं करके चल रहे, यहां पर हम बोर्विंग कॉस्ट की बात करके चल रहे हैं। यहां पर जो बात हो रही है वो बोर्विंग कॉस्ट की बात हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट की बात नहीं हो रही। तो अगर मान लो स्टोरेज है, ठीक है, वो तो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट की बात करें, तुमने कुछ पैसा बोरो करा हुआ है, वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, कह रहे हैं कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में कि बोरोइंग कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। समझ आया? बढ़ो आगे। यस सर। सिसेशन पढ़ो जरा तीनों पैराग्राफ और फिर मुझे बताओ। खत्म हो गया देखो स्टैंडर्ड तुम्हारा, 23rd लास्ट पैराग्राफ, फिर स्टैंडर्ड ओवर। सिसेशन,
earlier cessation. Third, cessation of capitalization. Capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete. कहता है कि सिसेशन कैपिटलाइजेशन कब रोक देनी चाहिए, जो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उसको कब रोक ही देना चाहिए. सस्पेंड का मतलब बोलते हो टेम्परेरी, टेम्परेरी टाइम के लिए रोकना, उसका फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, है ना. जैसी कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट होगी, फिजिकल एक्टिविटी डेवलपमेंट दोबारा होगी, फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे. कहना कब रोक ही देना है. तुम लोगों ने बेटा इनकम टैक्स जिन बच्चों ने पढ़ा है, इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा होगा, पीजीबीपी चैप्टर में ये चीज पढ़ा होगा, इंटरेस्ट वाला पॉइंट, कि जब तक वो एसेट पुट टू यूज वाली कंडीशन में नहीं आता है तब तक का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद का इंटरेस्ट तुम खर्चे की तरह ट्रीट करके चलोगे, है ना. ये चीज पढ़ी है ना बेटा. बस सेम लॉजिक है तो यहां लग रहा है. वो ये कह रहा है कि जब सारी की सारी सब्सटेंशियली एक्टिविटीज जो कि जरूरी थी उस क्वालिफाइंग एसेट को उस पोजीशन में लाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, उसके इंटेंडेड यूज या सेल के लिए, जब वो कंप्लीट हो गई है तो कैपिटलाइजेशन को रोक देना, कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे, रोक नहीं बोलूंगा, बंद कर देंगे. An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of production is complete, even though routine administration work might still continue. कहना हो सकता है कुछ रूटीन का एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा फिजिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है या प्रोडक्शन कंप्लीट है. If minor modification such as decoration of a property to the user specification are outstanding, that indicates substantially all the activities are complete. बिल्डिंग बनाई, मैंने कहा यार बिल्डिंग तो बन गई, मैंने कहा परसों में इसकी ओपनिंग करनी है, परसों इनोग्रेशन करके चलेंगे, बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है. मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा बिल्डिंग को ना डेकोरेट करो, दुल्हन की तरह सजा दो बिल्डिंग को, लाइटें लूटे पूरे लगा दो, है. मैंने ये बोला, कहने का बिल्डिंग पूरी लाइटें लूटे लगा दो, ठीक है, लगना चाहिए जैसे दिवाली है. इनोग्रेशन करा, मैंने कहा टेंट टूंट लगाओ, फूल से सजा. अब बेटा मुझे बताओ, क्या कैपिटलाइजेशन करना चाहिए उस टाइम पीरियड में? नहीं करना चाहिए ना, ऑब्वियस है बेटा. वो क्या कहता है कि जहां पर माइनर मॉडिफिकेशन है, जैसे डेकोरेशन है यूजर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो चीज आउटस्टैंडिंग है, सब्सटेंशियली तो सारी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट ही है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि सब्सटेंशियली एक्टिविटीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई, तो कैपिटलाइजेशन आपको रोक देनी चाहिए. बोलो पहले दो पैराग्राफ समझ में आते हैं. 21st पैराग्राफ का एग्जाम्पल कोई देगा मुझे? 21st पैराग्राफ का एग्जाम्पल कोई बच्चा. When the construction of a qualifying asset is completed in parts and a completed part is capable of being used while construction continues for the other parts,
आप कह रहे हो कि आपने एक सिंगल बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, चलो मैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल दूंगा। सर जैसे मशीनरी भी बनती है अपनी, बड़े बड़े प्लांट्स की मशीनरी, वहां पे पार्ट्स अलग अलग तरह बिकते मशीनरी, हैं। बहुत बहुत अच्छे। वहां पे अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, तो वो सेल के लिए या आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो सकते हैं, वो ले ओके, सकते हैं। चलो एग्जांपल दें। स्कूल चले, हम स्कूल गए हैं सारे बच्चे, कॉलेज कौन कौन गए? चलो कॉलेज देखा तो होगा, जिंदगी में कॉलेज देखा तो होगा बेटा, नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, मैं तो कॉलेज में एडमिशन लेके कॉलेज नहीं गया, है ना? अच्छा सुनो मेरी बात, कभी एक कॉलेज देखा तुम लोगों ने? कॉलेज के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, ये कौन सा ब्लॉक है? ये कॉमर्स ब्लॉक है। ये हमारा कौन सा है? एडमिन ब्लॉक है। ये हमारा क्या बना हुआ है? ये हॉल बना हुआ है। ये आईटी वाली बिल्डिंग बनी हुई है बेटा, ठीक है? ये मेडिकल के लिए बिल्डिंग बनी हुई है। ये बीच में पार्क पुक से इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है? ये क्या है? क्या एक एक कॉलेज का प्रीमिसेस है, प्रीमाइसेस है पूरा? हमने एक कॉलेज बनाने के लिए रूम लिया, ठीक है? इसमें अलग अलग बिल्डिंग बन रही है। अब मुझे बस इतना बताना, कॉमर्स डिपार्टमेंट पूरा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, आईटी और मेडिकल चल रहा है। क्या ये कॉमर्स डिपार्टमेंट अब इस पोजीशन पे है कि इसको आप यूज कर सकते हो जबकि बाकी पार्ट का स्टक होता है? यस सर। बस यही चीज मैं बोल रहा हूं। कह रहे हैं कि जहां पर आपकी कंस्ट्रक्शन जो है किसी क्वालिफाइंग एसिड की, वो पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है, और कोई भी पार्ट ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि इसको हम यूज कर सकते हैं जबकि बाकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो यार जो कैपिटलाइजेशन है ना इस पार्ट को लेकर, वो आप सीज कर दोगे। इस पार्ट को लेकर जो बोरोइंग कॉस्ट है, इससे रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है, उसको हम सीज कर देंगे, बाकियों को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसकी जो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सीज कर देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट to a part should cease when substantially all the activities necessary to prepare the part for its intended use or sale are complete। समझ आया? अब अगला इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कह रहे हैं एक बिजनेस पार्क है, उसके अंदर सेवरल बिल्डिंग्स है, कह रहे हैं जिसको आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। वो एक एग्जांपल है क्वालिफाइंग एसेट का, फॉर विच ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू फॉर द अदर पार्ट्स। इन्होंने बिजनेस पार्क का एग्जांपल ले लिया, मैंने स्कूल का कॉलेज का एग्जांपल लिया। An example of the qualifying asset that need to be complete before any part can be used can be industrial plant। अब बेटा आपने एग्जांपल दिया मनदीप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, है ना? बेटा देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ना दो चीज, एक फैक्टर आ जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसा है कि जब तक लास्ट मशीनरी या लास्ट बिल्डिंग खत्म नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर मान लो आप इंडिविजुअली मशीन्स को यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप सीज कर दोगे कैपिटलाइजेशन। समझ आया? यूजुअली यस क्या सर। होता है, जो यस। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं ना, तो जब तक तुम्हारा लास्ट वाला पार्ट खत्म नहीं होगा ना, तब तक आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते यूजुअली, ठीक है? अब वो ये कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट जिसके अंदर सेवरल सेवरल प्रोसेसेस हैं, और वो प्रोसेसेस ऐसे हैं कि हर एक प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में ही फॉलो होगा, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, प्लांट के अंदर ही अलग अलग जगह पे होगा वो, लेकिन सीक्वेंस में जाएगा ये। तो जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाता लास्ट, तब तक नहीं कर सकते। एग्जांपल तो आप एक स्टील में, जहां पर स्टील बनाया जाता है, वहां पर आपको बेटा जब तक लास्ट मशीनरी या लास्ट पार्ट नहीं लगेगा ना प्लांट का, तब तक तुम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तब तक तुम स्टील का काम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया? यस सर। यस। लास्ट डिस्क्लोजर, the financial statement should disclose the accounting policy adopted for the borrowing cost and the amount of the borrowing cost capitalized during the period। क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है बोरोइंग कॉस्ट के लिए, और सेकंड द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करी गई है ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सबको समझ में आया? क्या सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यस क्लियर? सर। बेटा यस सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है मैं क्लास में ना लिखवा नहीं रहा हूं, मैं क्या करूंगा इसकी एक समरी बनवा के, अब वो हम देख लेंगे किस दिन समरी बनानी है, उसकी हम एक समरी सी बना के
हम क्या करेंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे। आप वो समरी चाहे प्रिंट आउट निकाल के अपने रजिस्टर में लगाना होगा, प्रिंट आउट निकलवा लेना, चाहे आप लोगों ने लिखना होगा लिख लेना, मेरी सजेशन रहेगी लिख लेना। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जब भी हमने पढ़ना है तो मेरे लिए मेन क्या रहेगा बेटा, मेन आप कह लो कि हमारे लिए रहेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, जो बेयर टेक्स्ट है। और उसके अलावा क्वेश्चंस के ऊपर हमने ज्यादा इसके ऊपर फोकस करके चलना है। किसके ऊपर फोकस करके चलेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा चलो, एक बार स्क्रीन शेयरिंग बेटा मैं स्टॉप कर रहा हूँ और वीडियो भी अपनी एक बार के लिए बंद कर रहा हूँ। हम अब क्या करने वाले हैं बेटा, आपके आईसीआई जो है उसने पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस है ना, और जो पैटर्न के अंदर चेंजेस है उस हिसाब से क्या एमसीक्यू तुम्हारे पैटर्न के अंदर अब आ गए हैं बेटा। अब जो एमसीक्यू आ गए हैं, काम करें एक बार स्टैंडर्ड के एमसीक्यू देखें। अब देखें कि क्यों बेयर टेक्स्ट से पढ़ना जरूरी है। आप लोग आंसर दोगे ठीक है बेटा मुझे, मैं भी स्क्रीन शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, डोंट वरी। आप लोग आंसर देना, मैं भी तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। बाकी आपके इंस्टीट्यूट ने मुझे दाद देनी पड़ेगी, आपके इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा मटेरियल बना। तो काउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का मटेरियल मेरे को पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। जो स्टडी मैट में इन्होंने जिस वे में दिया है चीजों को, मतलब सिंपल बना दिया। मतलब अगर मैं कहूँ ना, मैं तुम्हें नोट्स नहीं भी दूं, तुम्हें बोलूँ यार कि तुम बस यहाँ से पढ़ लो, स्टडी मटेरियल उठाओ डायरेक्टली वहां से पढ़ लो, पढ़ सकते हैं, इतना अच्छा बना दिया। चलो जी, स्क्रीन शेयर करते हैं। चलो बेटा, कौन बनेगा सीए, ठीक है ना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 सबने क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, अपने अपने रजिस्टर्स में तुम ऑप्शंस लिखोगे, फिर देखते हैं एंड में किसने सबसे सही ज्यादा जवाब दिए। एज पर AS 16 ऑल द फॉलोइंग आर क्वालिफाइंग एसेट एक्सेप्ट ऑप्शन ए manufacturing plants and power generation facilities, option B inventories that require substantial period of time, option C assets those are ready for sale, and option D none of them। आपका समय शुरू होता है बेटा अब। कोई भी बच्चा मुझे मैसेज नहीं करेगा, चैट में आंसर लिख के नहीं देगा, जिस टाइम पे बोलूंगा उस टाइम पे आप लोग एक साथ लिख कर देंगे ऑर्डर में, ठीक है। और चेक करेंगे, खुद से बताएंगे कि कितना सही है कितना नहीं। डन, समय समाप्ति की घोषणा बेटा। कंप्यूटर जी अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। entire exchange gain is reduced from the cost of qualifying asset, entire exchange loss is added to the cost of qualifying asset, no adjustment is done for the exchange loss while computing the cost of qualifying asset, and last is none of the above। क्या लग रहा है, एक्सचेंज गेन लॉस की बात हो रही है, एक्सचेंज गेन या लॉस की बात हो रही है, तो कौन से वाले कंटेक्स्ट में जा रहा होगा, जहां पर फॉरेन करेंसी के अंदर लोन होगा, कुछ उससे रिलेटेड है। जरा सोचो इसका और क्या होना चाहिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के लिए जाओ बेटा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के लिए। चलो अगला सवाल, कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर्स बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग्स ओनली, बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल एंड स्पेसिफिक बोरोइंग्स बोथ, बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग्स ओनली, एंड नन ऑफ द अबव। डन। If the amount eligible for the capitalization in case of inventory as per AS 16 is rupees 12,000 and cost of the inventory is 40,000 and its NRV is 45,000, what amount can be capitalized as a part of the inventory cost? और मैं तुम लोगों को रेलेवेंट पैराग्राफ में लेकर जाऊंगा, फिर वहां से कनेक्टिविटी करो। डन।
लिख लिया आंसर। आखिरी सवाल बेटा, X Limited is commencing a new construction project which is to be financed by the borrowing. The key dates are as follows: 15 मई 2021, 2 जून 2021, 19 जून 2021, 18 जुलाई 2021। 15 मई को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड। टेक्निकल साइट प्लानिंग 2 जून को हुई है। प्रोजेक्ट के ऊपर जो खर्चा इनकर होना शुरू हुआ है 19 जून को हुआ है, और 18 जुलाई को जाके बेटा कंस्ट्रक्शन जो है वो कमेंस हुई है। सवाल ये है, कमेंसमेंट डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है? 15 मई, 19 जून, 18 जुलाई एंड 2 जून। समय समाप्ति की घोषणा। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी इसका आंसर लिखो। अब बेटा बस मुझे ये एमसीक्यूज पढ़ने के बाद अब ये बता दो, अगर बेयर टेक्स्ट हम नहीं पढ़ेंगे क्लास के अंदर या एएस का प्रॉपर नहीं पढ़ रखा होगा, क्या ढंग से आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। मैं कह रहा हूं जो भी बच्चे इंटर लेवल पे हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं और बेयर टेक्स्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं ना बेटा, ये 30 नंबर बेटा इतने आसानी से नहीं देगा इंस्टीट्यूट आपको। बच्चों के ना माइंडसेट में आ जाता है, अच्छा 30 के तो एमसीक्यू आ गए तो बहुत बढ़िया हो गया, है ना, 30 के एमसीक्यू आ गए। अब मैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। मुझे बताओ फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए? सभी बच्चे आंसर बताओ, फिफ्थ का क्या होना चाहिए? मेरे पास जो जो ऑप्शन आ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सी, मेरे को ऑप्शन दिया है बच्चे ने सी। चलो, क्या सी ठीक आंसर है? क्या लगता है, क्या सी ठीक आंसर है? किसी और का अलग आंसर कुछ? बी, मनदीप कह रहा है बी, जसदेव ने बोला ए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे हो तुम, कितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। चलो जी, एमसीक्यू यहां चिपका दिया, इसको मिटा दूंगा मैं, यहां से हटा दूंगा बाद। X Limited is commencing a new construction project which is to be financed by the borrowing cost. स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बेटा, एक बार कंफर्म कर देना, तुम लोगों के सामने स्क्रीन है। वन नोट है इस टाइम पे? नो सर, यस सर। 15 मई 2021 को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट टू बी इनकर्ड। बेटा 15 मई को लोन के इंटरेस्ट जो है वो पड़ना शुरू हो गया, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था। लोन इंटरेस्ट टू बी इनकर्ड है। 2 जून को क्या हुआ है, टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हुई है। 19 जून को खर्चा इनकर हो गया है। 18 जुलाई को कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस हुआ है। पूछा क्या था, कैपिटलाइजेशन की डेट क्या रहेगी? बेटा एक बार, अभी क्वेश्चन कौन से कंटेक्स्ट में है? कैपिटलाइजेशन के ऊपर, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। आ जाओ जरा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के ऊपर। The capitalization of the borrowing costs are part of the cost of qualifying asset should commence when all the following conditions are satisfied. पहला, expenditure for the acquisition, construction or production of a qualifying asset is being incurred, borrowing costs are being incurred, and activities which are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. अब जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो और मुझे तो कौन सी डेट ऐसी है जिस दिन तुम्हें लग रहा है ऐसा हुआ है? बेटा 15 मई को बेशक तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो गई, लेकिन यहां पर अभी तुम्हारा एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हुआ है एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के ऊपर। 2 जून को बेशक टेक्निकल साइड प्रोग्रेस हो गया है, लेकिन तुम्हारा जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर जो इनकर हुआ है, वो कौन सी डेट पे हुआ है? 19 जून को। तो जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो 19 जून को हो रही है, तो 19 जून को कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो। क्या जबरदस्त क्वेश्चन बनाया टेस्ट करने के लिए। समझ में आया? वाई 19 जून? जिनका भी 19 जून आंसर दिया था, जिन्होंने बी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। हर्ष का आंसर बिल्कुल सही था, मनदीप का बिल्कुल सही था, बहुत अच्छे हर्ष एंड मनदीप। यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन भी 18 को हुई है स्टार्ट, वो नहीं आएगी? बेटे कंस्ट्रक्शन 18 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, 18 जुलाई तो बाद में है।
मेरा एक्सपेंडिचर जो प्रोजेक्ट के ऊपर हो गया ना इनकर, और टेक्निकल ओके साइड क्या होनी थी कमेंस उससे पहले। तो हमने क्या ये पॉइंट नहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है, अगर कुछ टेक्निकल और ओके एडमिनिस्ट्रेशन काम चल रहा है, ठीक है, विच इज नेसेसरी, तो वो भी मान लिया जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर कब इनकर हुआ है? 19 जून को। तो इस वर्ष जब तक 19 जून। एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हुआ था, हमने कमेंसमेंट स्टार्ट नहीं करी। यस सर। समझ में आया? क्या घुमा के क्वेश्चन दिया? चलो जी, अगला सवाल। चलो बताओ जी, बताओ। If amount eligible for capitalization in case of inventory as per AS 16 is 12,000, 12,000 रुपए कह रहे हैं वो अमाउंट है जो कि एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, ठीक है। कॉस्ट हमें बता रहे हैं इन्वेंट्री की है 40,000 रुपए, और कह रहे हैं ये इन्वेंट्री जो बिक जाएगी वो किसके ऊपर बिक जाएगी? 45,000 के ऊपर बिक जाएगी। हमसे बस ये पूछा है कि कितना अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज करा जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या होगा? ए आंसर दे रहे हैं मुझे क्लास में बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। चलो बेटा बाकी बच्चे भी बताओ, आंसर क्या होगा? ए और बी। मनदीप ने कहा है ए और बी में से सर। बेटा एक चूज करना पड़ेगा। ए, 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 सब कह रहे हैं ए। चलो जी, when the carrying amount or the expected ultimate cost of the qualifying asset exceeds the recoverable amount or NRV, the carrying amount is written down or written off in accordance with requirement of other accounting standards. In certain circumstances, the amount of the write down or write off is written back in accordance with those accounting standards. बस ये की बता। अब यहां पर उसने बात करी है इन्वेंट्री के बारे में। यहां पर उसने बात किस बारे में करी है बेटा? इन्वेंट्री के बारे में बात करी है। अब वो इन्वेंट्री के बारे में देखो उसने बोला क्या है। चलो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है दैट इज 40,000, और कह रहे हैं जो एलिजिबल है ना कैपिटलाइजेशन के लिए दैट इज 12,000। मुझे बस इतना बताना, ये जो 12,000 रुपए है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है इन्वेंट्री और वो कैपिटलाइजेशन के लिए है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 52,000 हो गया? 40,000 तो कॉस्ट है इन्वेंट्री की, और 12,000 रुपये अगर मैं और लेकर चलूं कितना हो गया? क्या 52,000 हो गया? ठीक है, लेकिन एनआरवी कितना है? 45,000। और राइट डाउन किस पे करते हैं? एनआरवी पे। राइट डाउन किस पे करेंगे? एनआरवी पे करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग। तो मुझे बताओ यस कितने से राइट डाउन करना चाहिए? 7,000 से नीचे लाना पड़ेगा उसको। सर। तो आपका कितना फिर पार्ट बनेगा इन्वेंट्री कॉस्ट का? 5,000। समझ में आया? हाउ 5,000? बेटा 40,000 रुपये कॉस्ट है, 12,000 रुपये हम कह रहे हैं एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। जहां पर भी हमारी कॉस्ट जो है वो अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा जा रही है, तब आप उसको राइट डाउन करोगे टू द रिकवरेबल अमाउंट या एनआरवी एज पर द अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 मैं कह रहा हूं इसको मुझे 45 पे लाना चाहिए। अगर मुझे इसको 45 पे लेकर आना है, तो मैं कितनी इंटरेस्ट की कॉस्ट ले सकता हूँ? सिर्फ 5,000 रुपए की इंटरेस्ट की कॉस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि 40,000 तो पहले से है। समझ आया? सर नहीं, दोबारा एक बार बता दो। दोबारा बताते हैं बेटा। उसने बेटा मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट दे रखी है 40,000 की, और वो मुझे कह रहा है कि जो अमाउंट एलिजिबल है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में का हिस्सा बनने के लिए वो 12,000 का है। तो 12,000 रुपये अगर तुम ऐड करते हो, तो बेटा क्या 52,000 हमारे पास टोटल आ जाता है? क्या 52,000 टोटल आ जाता है बेटा? यस सर।
एनआरवी 45,000 है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता था? अकाउंटिंग कॉस्ट और स्टैंडर्ड 2 ये एनआरवी बोलता व्हिचएवर था इज लो। कि आपको क्या करना चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर के हिसाब से तो 45,000 होना चाहिए। हम राइट डाउन करेंगे बेसिकली इसको 45,000 पे, यानी 52,000 को तुम्हें 45,000 पे लेकर जाना है। अब अगर इसको 45 पे लेके जाओ तो 40 तो कॉस्ट ही है ना, 40 तो है ही है कॉस्ट। तो कितना मैं कह रहा हूं कि अमाउंट है जो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं अल्टीमेटली, 5,000 का अमाउंट है जो अल्टीमेटली फिर कैपिटलाइज होगा। समझ आया बेटा? ओके। बेटा इसको रिड्यूस कर दिया ना, 52 को 45 पे लेकर आ रहे हो तो 7,000 से तो घटा दिया ना, यस सर। 7,000 से तो घटा दिया। तो बचत जो अब बात कॉस्ट का हिस्सा बन रहा है वो तो फिर 5,000 ही बन रहा है ना एडिशनल। तो वही तो पूछा था कि कितना कैपिटलाइज होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट, 5,000। समझ आया? अरे बेटा हाँ या ना कुछ बोल दो। सर इन्होंने तो पर लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ इन्वेंट्री सीधा ही बेटा एलिजिबल 12,000। इतना है, एलिजिबल इतना है, लेकिन साथ ये भी तो पढ़ा है कि जहां पर आपकी कैरिंग अमाउंट जो है इट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट या एनआरवी, ऐसे केस में कैरिंग अमाउंट को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि अगर मेरी कॉस्ट 40,000 है वैसे और 12,000 पे एलिजिबल अमाउंट है कैपिटलाइजेशन के लिए इन केस ऑफ इन्वेंट्री, तो उस केस के अंदर 52,000 हो गया टोटल। क्योंकि हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है ना कि अगर बोरोइंग कॉस्ट जो है, अगर वो मतलब इन्वेंट्री अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरोइंग कॉस्ट भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, बोरोइंग कॉस्ट भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। ये AS2 में पड़ा हुआ है। तो अगर ये पूरा कॉस्ट का हिस्सा बनती है तो कॉस्ट तो हो गई 52,000 पे, लेकिन मेरे को 45,000 से कंपैरिजन करना है तो 45,000 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता, मेरे को 45,000 पे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब 45,000 पे अगर मुझे वैल्यूएशन यहाँ पर करके चलनी है तो बेटा मेरी 40,000 रुपए की तो क्या है, देखो कॉस्ट है, 40,000 रुपए की तो क्या है मेरी ऑलरेडी क्या है कॉस्ट है, एक्सक्लूडिंग द दिस 12,000। मैं इसको 45,000 पे अगर लेके जाऊंगा तो कितना है जो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ 12 में से 5 को ही कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला MCQ। समझ आया? यस सर। चलो ओके सर ओके। अगला MCQ। मैं कह रहा हूँ बेटा MCQ उतने आसान नहीं होने वाले, बच्चे ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लेता है। और मैं आपको कह रहा हूँ बेटा MCQ ऐसा नहीं है, बेटा मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। जरूरी नहीं है कि हर आंसर मैं भी सही ही दे पा रहा हूँ, कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकती है। तो कभी अगर तुम्हें लगे ना किसी MCQ के अंदर नहीं सर हम आपसे एग्री नहीं करते, इवन जो मैं आपको MCQ की बुक दूंगा जब जनवरी या फेब में जो MCQ की बुक मिलेगी, तुम्हें लगेगा ना सर जो आपने आंसर लिख रखा है क्वेश्चन में आपने गड़बड़ लग रही है, तो मुझे बताना बल्कि। चलो कैपिटलाइजेशन रेट कंसीडर्स, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कैपिटलाइजेशन रेट क्या कंसीडर करके चलेगा बेटा, सिर्फ जनरल बोरोइंग और स्पेसिफिक दोनों या सिर्फ स्पेसिफिक? ऑप्शन ए बोल रहे हैं मुझे मनदीप, बाकी इसका ऑप्शन है बेटा ए। कहां से पता लगता है बेटा? ऊपर देखो बेयर टेक्स्ट के अंदर यहां पर पड़ा था, यहां पर कैपिटलाइजेशन रेट की बेटा यहां पर बात हुई थी, देखो जरा कह रहे टू द एक्सटेंट द फंड्स आर बोरोड जनरली एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन शुड बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग अ कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एसेट। यहां पर स्पेसिफिक की बात ही नहीं कर रहा और उसने आगे बोला हुआ है अदर देन बोरोइंग मेड स्पेसिफिकली फॉर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, यानी जनरल बोरोइंग के ऊपर ही आप कैलकुलेट करके चलोगे। बड़े अगले MCQ के ऊपर बेटा। चलो अगला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कह रहे हैं करेक्ट है? एंटायर एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, एंटायर एक्सचेंज लॉस इज एडेड टू द क्वालिफाइंग एसेट, नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर द एक्सचेंज लॉस while computing the cost of qualifying asset।
नहीं, नो नो आइडिया। बाकी बच्चे चलो चलो। क्यों कहता हूं कि बेयर टेक्स्ट जो है, जिसने नहीं पढ़ा, जो इग्नोर करके चल रहा है, वो बच्चा इसको आंसर दे नहीं पाएगा। Borrowing cost may include the exchange difference arising from the foreign currency borrowing to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. कह रहे हैं जितना एडजस्टमेंट की तरह माना जाएगा, ठीक है, उतने को हम इंक्लूड कर लें, है ना। अब उसने आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमारी क्या बात हुई थी? एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो आपका एक्सचेंज, ठीक है, उसका कंपैरिजन करते हो जो आपका इंटरेस्ट है फॉरेन करेंसी बोरिंग और लोकल करेंसी बोरिंग में, उस एक्सटेंट तक को हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन उसके बियॉन्ड हम क्या करते हैं, इंक्लूड करके नहीं चलते। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। अच्छा, बाकी तुमने जितना भी स्टैंडर्ड पढ़ा, क्या कहीं पर भी ऐसा कुछ एक्सचेंज लॉस के बारे में बेटा कुछ उसने बोला हुआ है, या गेन के बारे में कुछ बोल रखा था? नहीं बोला हुआ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कह रहे हैं एक्सचेंज गेन इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। सर ये तो नहीं लग रहा बेटा। जब भी कंफ्यूज हो जाओ किसी एमसीक्यू में, करना क्या है, रूल आउट करना शुरू करो। ये तो मुझे नहीं लग रहा आंसर। एक्सचेंज लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे हैं कि जो एंटायर एक्सचेंज लॉस है वो हम ऐड करके चलेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। क्या एंटायर एक्सचेंज लॉस ऐड करते हैं? क्या एंटायर एक्सचेंज लॉस बेटा ऐड होगा? प्रिंसिपल सर अमाउंट के डिफरेंस अंदर मेरा, लाइबिलिटी के अंदर मेरा इंक्रीज हुआ, वो उस एक्सटेंट तक होता है जितना डिफरेंस होता है, उतना मेरा बोर्निंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, उतना बोर्निंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये आंसर भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा। बचे ये दोनों, नन ऑफ द अबव एंड नो एडजस्टमेंट इज डन फॉर द एक्सचेंज लॉस व्हाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। कह रहे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे एक्सचेंज लॉस को लेकर जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो क्वालिफाइंग एसेट। इन दोनों में से क्या देखना पड़ेगा। चलो एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, मुझे कहीं तो कुछ ऐसा मिले ना। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। किसी बच्चे को मिला कुछ? सर सर देखो, हमें तो मिल नहीं रहा। मुझे तो अकाउंटिंग 16 के अंदर कुछ तो मिल नहीं रहा। तो मैं पता क्या बोलूंगा, इस वाले एमसीक्यू को एक बार अभी हम पेंडिंग रख रहे हैं। मैं ना एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 देखना चाहता हूँ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर उसने कुछ बोला है? क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं एक्सचेंज गेन और लॉस की, तो वहीं पर होने वाला है जहां पर आपका फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में एक बार देखना चाहूंगा बेटा, फिर मैं इसके ऊपर कमेंट करूंगा कुछ, ठीक है। डेफिनेटली मुझे ए और बी ऑप्शन तो नहीं लग रहे हैं, ए और बी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सी और डी में से बचा। आपके इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है वो दिया है सी, लेकिन मैं सी ऑप्शन के साथ तभी जाऊंगा जब मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर एक चीज मिलेगी, यार मैं एग्री करूं, हाँ जी यार ये स्टेटमेंट सही है। तो अभी जो है हम इसको अभी के लिए पेंडिंग रखेंगे बेटा। बचा आखिरी एमसीक्यू,
तो क्वेश्चन नंबर 1 2 बेटा पेंडिंग में रखना प्लीज अभी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ये तो आसान सर, ये तो आसान है। AS16 के अकॉर्डिंग सारे क्वालिफाइंग एसेट है एक्सेप्ट ये क्वालिफाइंग एसेट है, ये क्वालिफाइंग एसेट है। एसेट्स दैट आर रेडी फॉर सेल, जो रेडी फॉर सेल है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आंसर इसका आंसर सी होना चाहिए। बचा क्या? क्वेश्चन नंबर 2। डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही AS11 कर लेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम बात कर लेंगे। बेटा मुझे बस इतना बताओ, क्या AS16 सबको क्लियर? अब यहाँ पर आज के लेक्चर के बाद बेटा दो चीजें समझ में आई होंगी। एक, हम बेयर टेक्स्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कंप्लीटली। एक तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि बेयर टेक्स्ट जो है कहीं ना कहीं हमें ढंग से पढ़ के चलना पड़ेगा अगर हमने MCQ अच्छे लेवल के अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड, साथ साथ रिवाइज करके चलना पड़ेगा रिपीटेडली, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। अच्छा चलो बेटा अब रिकॉर्डिंग हम करते हैं बंद। कोई सेशन बच्चे लीव नहीं करेगा, आप लोगों से 2 मिनट चर्चा करनी है मुझे, ठीक है? आज की क्लास ओवर है। चलो थैंक यू सो मच बच्चे, ठीक है, वी आर एंडिंग द सेशन। उम्मीद करता हूं बेटा सबको समझ में आ गया होगा।